इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष। इजराइल और ईरान। इजराइल और ईरान। इजराइल और ईरान। इजराइल और ईरान। सप्ताहांत में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और उग्र हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध हार रहा है और दोनों देशों से तुरंत शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। ये युद्ध का चौथा दिन है और ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस किसी भी प्रकार के राजनयिक हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करेगा। ओमान की खाड़ी में कुछ बहुत ही चिंताजनक हो रहा है। बस होर्मुज जल मरुमध्य के बाहर नासा के अनुसार ओमान की खाड़ी में 3 अलग अलग तेल टैंकरों में 3 आग लगने की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। चिंता की बात यह है कि अमेरिका के इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध में शामिल होने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अमेरिकी नागरिकों या सैनिकों पर ईरान या उसके समर्थकों द्वारा सीधे हमले से युद्ध छिड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और उसके नेतृत्व को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है। अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का दूसरा मुख्य कारण तेल है। यहाँ स्पष्ट रूप से होर्मुज का मामला है। यह ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और अन्य कई खाड़ी देशों के पास स्थित है। लेकिन यह शिपिंग की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। दुनिया के लगभग 20% तेल हर दिन इस संकरे चौक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसकी चौड़ाई केवल 20 मील है। अब अतीत में ईरान ने हमेशा इस व्यापार को ब्लॉक करने की धमकी दी है अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी मांगों के आगे नहीं झुकता या अगर अमेरिका ईरानी शासन पर बहुत अधिक दबाव डालता है। लेकिन अब तक यह सब सिर्फ बातें ही रही हैं, कम से कम हाल की घटनाओं से संबंधित। अब हम ओमान की खाड़ी में 3 टैंकर जलते देख रहे हैं। कुछ घंटों बाद ही जब राष्ट्रपति ट्रंप जी 7 शिखर सम्मेलन छोड़कर व्हाइट हाउस की आपात यात्रा के लिए कनाडा से रवाना हुए। सोमवार रात के रिकॉर्डिंग के समय हमें ठीक से पता नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किन कारणों से अपनी G7 यात्रा अधूरी छोड़ी, लेकिन हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, खासकर जब ये तस्वीरें सामने आईं। 2019 में ईरान ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन नामक नीति लागू की थी। इसमें ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलना और ईरान पर कड़े प्रतिबंध फिर से लगाना शामिल था, ताकि ईरानी शासन परमाणु हथियारों की दिशा में आगे न बढ़ सके। तो सोचिए, जब ये सब हो रहा था तब ईरान ने क्या किया। उन्होंने होर्मुज जलमरुमध्य में 2 व्यापारी जहाजों पर हमला किया। ईरान ने सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी सरकार के पास IRGC गश्ती नौकाओं का वीडियो सबूत था, जिसमें वे जहाजों में से एक से बिना फटा हुआ माइन हटा रहे थे। यहाँ तक कि क्षेत्र और दुनिया के अन्य देश जैसे सऊदी अरब, UK और इजराइल भी अमेरिकी सबूतों से सहमत थे। ईरान इस हमले के पीछे था। अब ऐसा लगता है कि उसी जगह पर इसी तरह की घटना फिर हो रही है। संभवतः यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से शीघ्र वापस लौट आए। हमारे विषय में गहराई से जानने से पहले नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमें सचमुच मदद मिलेगी। साल के अंत तक हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। अब यह एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह कनाडा में शाम के समय G7 शिखर सम्मेलन में था और ये वही है जो ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस वापस जाना है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए इस क्लिप को देखते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, जानकारी दीजिए कि आप G7 सम्मेलन से जल्दी वॉशिंग्टन क्यों लौट रहे हैं? अच्छा, मुझे वापस जाना है, बहुत जरूरी है। मैं हमारे शानदार मेजबान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लोग, उन्हें नहीं पता कि उनके पास कितना समय है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ईरानी नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय है और मुझे उनके लिए बुरा लगता है। कई ईरानी वास्तव में शासन का समर्थन नहीं करते, पर वे विरोध करने से डरते हैं क्योंकि शासन के भी कई समर्थक हैं। विरोध करना जान जोखिम में डालने जैसा है। कनाडा, लेकिन आप शायद वही देख रहे हैं जो मैं। मुझे जल्द से जल्द वापस आना है। हम इन शानदार नेताओं के साथ डिनर करेंगे और फिर मुझे प्लेन पकड़ना है। स्पष्ट कारणों से मुझे जल्दी लौटना है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हमने वाकई में बहुत कुछ किया।
असल में यूनाइटेड किंगडम हमने एक बड़ा समझौता किया, आज एक शानदार समझौता किया और बाकी समझौतों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबके साथ वाकई बहुत अच्छा रिश्ता है और ये वाकई अच्छा है। काश मैं कल तक रुक पाता, लेकिन वे समझते हैं कि यह बड़ी बात है। क्या आपके पास किसी और के लिए कोई सवाल है? ट्रंप की सुबह की टिप्पणियों के बाद मुझे लगा इजराइल और ईरान पहले की तरह आगे पीछे करते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। निश्चित रूप से पिछले कुछ घंटों में यह बड़ी खबर बनी है। यह तेहरान की तस्वीर है। एक चौंकाने वाला हिस्सा तब आया जब ट्रंप के ट्वीट में तेहरान को खाली कराने की बात थी। उस समय ईरान में रात थी और बहुत सारे लोग सो रहे थे। हमें नहीं पता कि उन्हें यह खबर मिलेगी कि उन्हें निकलना है या नहीं, लेकिन अगर वे निकलना भी चाहें तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मीलों तक गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। चौंकाने वाला नजारा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। वे पूर्वी या उत्तरी शहरों की ओर निकल रहे हैं, जहां IRGC का कम प्रभाव है, और वे वहां सुरक्षित रहेंगे क्योंकि इजराइल अब सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने एक और टिप्पणी की जो कुछ हद तक नेतन्याहू के बयान से जुड़ती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया अभियान पर हैं। वे कल फॉक्स न्यूज और आज ABC पर दिखे। वे अमेरिका पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मदद देने हेतु दबाव डाल रहे हैं। इजराइल को अमेरिकी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि इस मामले के खत्म होने के बाद ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की क्षमता न रहे, और वे केवल एक ही तरीके से यह सुनिश्चित कर सकते हैं, वह है ईरान की हर एक परमाणु सुविधा को नष्ट करके और उन वैज्ञानिकों को भी खत्म करके जो इन परमाणु सुविधाओं पर काम कर रहे हैं। उनके पास कोई जानकारी और सामग्री नहीं बचेगी। यह नक्शा है। इजराइल ने इस्फान और अतान सुविधाओं को निशाना बनाया है। ये लगभग खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुविधा फोर्डो है, जो 300 फीट जमीन के नीचे और पहाड़ों से घिरी हुई है। इसे निशाना बनाना इजराइल के लिए मुश्किल है क्योंकि उनके पास बंकर बस्टर नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास हैं। हमारे पास B2 हैं। हमारे पास वे भारी बंकर बस्टर हैं जो इस सुविधा के अंदर जाकर इसे नष्ट कर सकते हैं, और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका उसकी मदद करे, क्योंकि अगर वे अपना तय किया हुआ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते तो यह सब व्यर्थ होगा। यदि वे ईरान को केवल एक परमाणु सुविधा के साथ छोड़ते हैं तो ईरान पीछे हट सकता है और तुरंत अपना परमाणु कार्यक्रम पुनः शुरू कर सकता है। ईरान की विदेश नीति बहुत सरल है। बस 2 वाक्य हैं, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत। और नेतन्याहू एक अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं। मैं कहूंगा जहां वे कह रहे हैं कि अमेरिका को जहां भी संभव हो मदद करनी चाहिए, क्योंकि ईरान सिर्फ इजराइल के पीछे नहीं है, बल्कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे भी है। तो ये है जो ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही ट्वीट किया था। अमेरिका फर्स्ट का अर्थ है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी अब ट्रंप की पार्टी बन गई है। बाहर से जुड़ने वालों को यह जानना चाहिए। हम रिपब्लिकन पार्टी में एक तरह का विभाजन देख रहे हैं, जहां कुछ लोग नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी तरह से शामिल हो। वे बस नहीं चाहते कि अमेरिका बिल्कुल भी शामिल हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जोखिम उठा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या फायदा है। कुछ लोग ट्रंप का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। मिड टर्म्स के लिए यह अच्छा नहीं है, पर वे अभी दूर हैं। यह राष्ट्रपति नेतन्याहू का आज का इंटरव्यू है। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे अमेरिकी नागरिकों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अमेरिका को शामिल करने के लिए अमेरिकी जनता को राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करना होगा। मेरा अनुमान है कि यही कारण है कि वे मीडिया टूर कर रहे हैं। वे कल फॉक्स न्यूज पर थे और आज ABC पर हैं। अमेरिका के 2 सबसे बड़े समाचार प्रसारक। कल तेल अवी है, फिर न्यूयॉर्क है। मैं अमेरिका फर्स्ट समझता हूँ, अमेरिका डेड को नहीं। यही ये लोग चाहते हैं जो डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं। तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो मानवता, इंसानियत की सेवा में है, और ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। अमेरिका सदैव अच्छाई के पक्ष में खड़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं, जिसकी मैं गहराई से प्रशंसा करता हूँ। जॉन कार्ल अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जॉन, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की भूमिका के बारे में और क्या कहा? उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बार राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा की।
उन्हें पता है कि उन्हें अमेरिका का समर्थन चाहिए, कम से कम जैसा अभी हो रहा है, यानी इजराइल को ईरान के जवाबी हमलों से अपनी रक्षा करने में मदद करना। राष्ट्रपति ट्रंप, आपका धन्यवाद। आप इजराइल के सर्वश्रेष्ठ मित्र रहे हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वे और अधिक चाहते हैं। उन्होंने ऐसा सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन आपने जो सुना, जो आपने अभी चलाया, मैं अमेरिका फर्स्ट को समझता हूं, मैं अमेरिका डेड को नहीं समझता। वह वास्तव में ट्रंप और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन में शामिल उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अमेरिका के एक और मध्य पूर्व संघर्ष में शामिल होने के सख्त खिलाफ हैं। और जैसा कि आप जानती हैं, किरा, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ प्रमुख समर्थक, बाहरी सलाहकार और आवाजें कह रही हैं, इसमें शामिल मत होइए, अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो सकता। आपने सदा युद्धों के विरोध में प्रचार किया था। टकर कार्लसन, स्टीव बैनन और चार्ली किर्क जैसे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समर्थक कह रहे हैं कि अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और नेतन्याहू ने ट्रंप और उनके इजराइल की आलोचना करने वाले समर्थकों से मैं अमेरिका फर्स्ट समझता हूं, लेकिन अमेरिका डेड नहीं जैसी भाषा का इस्तेमाल करके सीधे बात की। इजराइल के लिए पिछले 24 घंटे फिर मुश्किल भरे रहे। करीब 30 मिनट पहले तेल अवीव शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे, जिससे लगभग 10 लाख लोग सतर्क हो गए। पिछले 3 दिनों में ईरान द्वारा भेजी जा रही मिसाइलों की संख्या हर लहर में लगातार कम हो रही है। मैं यह बात जरूर बताना चाहता हूँ। पहली लहर में लगभग 100 मिसाइलें दागी गईं। हाल ही में आई लहर में केवल 10-15 मिसाइलें थीं, जो लगभग 2 घंटे पहले आई थीं। इसलिए रूस द्वारा भेजी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या घट रही है। इसे कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक तर्क है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल कम हो रही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों का 10-20% इस्तेमाल कर लिया है, जो ईरानी सेना से परिचित हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य दूसरी बात है मिसाइल की गुणवत्ता में वृद्धि। इजराइल के पास आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसी कई वायु रक्षा प्रणालियां हैं। फिर भी उनमें से कुछ पार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। बस पिछली रात, जैसा कि हमने बात की थी, इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक पर 2 या शायद 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। और यह निश्चित रूप से एक बड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि अब तक इजराइल ने ईरान में एक तेल संपत्ति पर हमला किया था, लेकिन वह सिर्फ एक छोटी मिसाइल थी जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरी थी। तेल रिफाइनरी पर हमला एक संदेश था। इजराइल का संदेश यह था कि अगर ईरान इजराइल के आबादी वाले इलाकों पर हमला जारी रखता है तो इजराइल ईरान की अर्थव्यवस्था पर वार करेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है, जो वे चीन और कुछ अन्य देशों को निर्यात करते हैं। इजराइल का संदेश था कि उनके पास करीब 80% तेल है। और ईरान ने सीधे कई मिसाइलों से हमला करके जवाब दिया, जो उनकी सुरक्षा को चीरते हुए पहुंच गईं और इजराइल के हैफा शहर की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। यह एक बड़ा विस्तार है और अभी तक पता नहीं चला है कि यह मामला कहां तक जाएगा। हम पुराने टैंकरों या जहाजों की आग में जलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वे किसके हैं। 1 घंटे पहले यह खबर आई है कि अगर यह ईरान था तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर यह ईरान होता तो बढ़ोतरी इतनी ज्यादा होती जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता। ईरान द्वारा भेजी जाने वाली मिसाइलों में से 95% को रोक लिया जाता है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। शायद कल रात उन्होंने क्रूज मिसाइलें या हाइपरसोनिक मिसाइलें भेजी थीं। नहीं, क्रूज मिसाइलें नहीं, मेरी गलती। वे निकलकर काफी नुकसान पहुंचाती हैं। इजराइल जैसे लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लोग लगातार बमबारी का सामना करते हैं तो वे सरकार के निर्णयों से खुश नहीं होंगे। हालिया सर्वेक्षणों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इजरायली प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। महानगरीय क्षेत्र को बम शेल्टरों में भेज दिया गया। गत रात्रि 11 लोग मारे गए जब ईरान की 65 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आकाश से गुजरी, 5 जमीन पर गिरी। एक तेल अवीव के केंद्र में हम विस्फोट के तुरंत बाद पहुंचकर बचे लोगों से वार्ता की। जब मिसाइलें आईं, हम इमारत की सीढ़ियों में थे और झटका इतना ज़बरदस्त था कि मैंने कभी किसी रॉकेट का टुकड़ा भी नहीं देखा था। मुझे अपने सामने ही एक धमाका देखना पड़ा। बहुत सारी जगहें पागलपन जैसी थीं। एक बैलिस्टिक मिसाइल अभी टकराई है। तेल अवीव के केंद्र में एक इमारत में टक्कर की खबर है। पहले उत्तरदाता आग बुझाने में लगे हैं। आप अभी देख सकते हैं कि वहां कई तरह के पैरामेडिक्स मौके पर मौजूद हैं।
पुलिस अधिकारी और सैनिक भी हैं और अगर आप यहाँ आएंगे तो आप एक गिरी हुई इमारत का हिस्सा देखेंगे। उन्हें नहीं पता कि अभी कोई अंदर है या नहीं, पर वे जांच कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर पलटवार में रात भर में कम से कम एक इंटेल प्रमुख और उसके डिप्टी को मार गिराया। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने इजरायली शहरों पर हमले में इस्तेमाल हुए 1/3 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। उनके पास अब तेहरान पर हवाई वर्चस्व है और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्पष्ट संदेश में कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और सभी से तुरंत तेहरान खाली करने की अपील की है। हम कुछ ताजा खबरें कवर कर रहे हैं जिनमें तनाव कम होने के लिहाज से कुछ सकारात्मक खबरें शामिल हैं। ट्रंप अगले सप्ताह ईरान में एक अमेरिकी प्रतिनिधि भेजने की योजना बना रहे हैं। आज सोमवार है, इसलिए यह अगले सप्ताह होना चाहिए। मैं अगले सप्ताह के बारे में क्यों कह रहा हूँ जबकि आज सोमवार है? कई लोग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट व्हाइट हाउस और पेंटागन के निकट स्थित है। यह सब तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ओबामा ने ओसामा बिन लादेन पर छापा मारा था। शायद मैं गलत हूँ, शायद यह पहले शुरू हुआ था, पर मुझे वहीं से याद है। पेंटागन और व्हाइट हाउस के आसपास के 20 स्थानों पर ट्रैफिक देखकर आप अनुमान लगा सकते थे कि कुछ घट रहा है। ठीक यही पैटर्न तब भी रहा जब हमने कुछ महीने पहले हूथियों पर हमले किए थे। वही बात फिर हुई। इजरायली हमलों की शुरुआत के कुछ दिन पहले और आज रात भी पीसा स्थान पर असामान्य गतिविधि देखी गई। रात 9 बजे ईस्टर्न समय पर पेंटागन के पास दोनों डोमिनो स्थलों पर भारी भीड़ थी। ग्रे हिस्सा सामान्य ट्रैफिक है और सामान्य से दोगुना से भी अधिक ट्रैफिक दर्शाता है। लोगों की यही धारणा है। अब दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों को चैट में इसके बारे में बात करते हुए देखा। चीन इसमें कैसे शामिल है? 90% या कम से कम 80% ईरानी तेल चीन जाता है। ईरानी तेल बाजार से हटने पर चीन को छोटे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान तेल बाजार से नहीं हट सकता। अगर वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हमला करता है तो ये डाल काटने जैसा होगा, क्योंकि ईरानी अर्थव्यवस्था भी इसी व्यापार पर टिकी है। वे इसी चॉकहोल्ड का इस्तेमाल अपना तेल चीन भेजने के लिए भी करते हैं। अगर वे इसे बंद कर देते हैं तो उन्हें खुद का तेल भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। यह ईरान और चीन दोनों के लिए समस्या होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन को पूर्व सूचना थी, क्योंकि उसने आज अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने का संदेश भेजा है। इसके अलावा पहली बार चीन और चीनी सरकारी मीडिया इस संकट की शुरुआत से ही इजराइल से लाइव प्रसारण कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। यहाँ एक बेहतरीन चीन विश्लेषक हैं जिन्हें हम काफी फॉलो करते हैं। वे चैनल के पसंदीदा लोगों में से हैं और यह वह हैं जो 2 संदिग्ध विमानों की रिपोर्टिंग कर रही हैं जिन्हें कहीं और जाना था। वह ईरान सीमा के निकट गए और उन्होंने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया। उन्होंने अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद किया और संभवतः ईरान में उतरे। चीन द्वारा भेजी जा रही वस्तु का पता नहीं, शायद सैन्य सामान हो सकता है। यह तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन ही ईरान का एकमात्र ऐसा सहयोगी है जो इस समय वास्तव में ईरान की मदद करने को तैयार है। रूस दृश्यमान नहीं है, केवल वक्तव्य जारी कर रहा है। और याद रखिए, ईरान ने इस हमले में, जिसे पुतिन ने शुरू किया था, रूस की बहुत मदद की है। ईरान रूस को जहीद ड्रोन देता है जो उनके लिए बहुत कीमती हैं। ईरान उन्हें मिसाइलें भी देता है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देने वाली एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। चीजों पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन समय आने पर वास्तव में कुछ करना मुश्किल होता है। रूस कुछ भी नहीं कर रहा है, चीन वास्तव में मदद कर रहा है, यही खबर है। 2 चीनी मालवाहक विमान ईरान में रेडियो साइलेंस में उतरे। वे ईरान में प्रवेश करने से पहले रडार से गायब हो गए। विमान का ट्रांसपॉन्डर ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के ठीक पहले ही बंद कर दिया गया था। विश्लेषकों को संदेह है कि यह एक गुप्त मिशन था, संभवतः सैन्य सामान या वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ। इन विमानों में संभवतः सैन्य उपकरण ले जाए जा रहे थे, लेकिन इसका कोई सबूत या आधिकारिक पुष्टि नहीं है। नहीं, ड्रोन के लिए कोई बात नहीं है। और फिर बहुत सारे टेक लोग, जिनमें एलन मस्क भी शामिल हैं। ये एक अलग मुद्दा है, एक टेंजेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसे कहना चाहता हूँ। वे F-35 प्रोग्राम की आलोचना कर रहे थे। अब देखिए F-35 ईरान में क्या कर रहा है। यह रूस की वायु रक्षा प्रणाली जो ईरान के पास है उनसे बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहा। उनके पास रूस द्वारा बनाई गई सबसे आधुनिक और उच्च श्रेणी की वायु रक्षा प्रणाली है
और F-35 पिछले साल वहां गया, उनकी रक्षा प्रणाली को नष्ट किया और बिना किसी हताहत या नुकसान के वापस आ गया। तो यह अच्छी बात है। हम निश्चित रूप से रूस यूक्रेन युद्ध से सीखना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि ड्रोन आधुनिक युद्धों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सभी बड़े विमान और जेट बेकार होंगे। हम इन प्रोग्रामों को सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दुनिया के सर्वोत्तम जेट्स में से एक है। यह महंगा है पर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक वैसे ही जैसे टीएडी सिस्टम इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए कितना काम कर रहा है। प्रत्येक सिस्टम की कीमत $800 मिलियन है। यह बहुत सफल और शायद सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम है। महंगा है पर प्रभावी है। यही बात है। ठीक है, अब हम बस एक सेकंड में ब्रेकिंग न्यूज पर आएंगे। यही वही खबर है, 2 विशाल कार्गो विमान। इस खबर को और संदिग्ध बनाता है यह तथ्य कि जब वे ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, ठीक उसी समय यह घटना हुई। यह चीन का मानचित्र है जिसमें विमान की उड़ान दिखाई गई है। मुझे सही रास्ता नहीं पता, लेकिन जब वे तुर्कमेनिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि लोग जाने कि चीन कुछ भेज रहा है, और यही बात इसे और भी संदिग्ध बनाती है कि वे अब इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। चलिए ब्रेकिंग न्यूज पर आते हैं। ठीक है, तो यह बड़ी खबर है और मुझे यह अभी मिली है, तो मैं इसे आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। एक्सियोस के अनुसार व्हाइट हाउस ईरान के साथ इस सप्ताह एक बैठक की संभावना पर चर्चा कर रहा है, जिसमें अमेरिका के स्पेशल एनवॉय इन ऑल टू द मिडिल ईस्ट स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास, जो भी उनका अंतिम नाम है, के बीच बातचीत होगी। इन चर्चाओं में परमाणु समझौते से जुड़ी एक कूटनीतिक पहल और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने की बात भी शामिल है। बैठक को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, पर अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णायक क्षण है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होगा या नहीं। वार्ताकार संभवतः ईरान की फोर्डो में स्थित भूमिगत यूरेनियम सुविधा को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे, जो अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाते। ठीक है, अमेरिका के पास यह नहीं है, इजराइल के पास है बंकर बस्टर बम। मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा था, लेकिन मूल रूप से खबर यह है कि अमेरिका इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मेरी नजर में अमेरिका इस अचानक बैठक का उपयोग एक और बैठक के लिए दबाव बनाने हेतु कर रहा है। फिर भी शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ खबरों के अनुसार ईरान ने अमेरिका से शांति के लिए मध्यस्थता करने को कहा है। इजराइल वार्ता नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप इजराइल के नजरिए से देखें तो यह स्पष्ट है। इजराइल के पास खुला आसमान है और ईरान उनके जेट्स का कुछ नहीं कर सकता, तो वे सब कुछ नष्ट करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि ईरान कोई समझौता करे और फिर बाद में जब वे मजबूत हों तो उस समझौते से पीछे हट जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इजराइल के नजरिए से शायद इजराइल अमेरिका और ईरान की किसी मुलाकात से सहमत न हो। देखते हैं। ट्रंप ने वेंस और मध्य पूर्व दूत को ईरानियों के साथ बैठक का प्रस्ताव देने को कहा। परिणाम जल्द ही स्पष्ट होंगे। वैसे अभी इजराइल और ईरान में सुबह का समय है। चलिए देखते हैं अभी कितना बजा है। 7 बजे सुबह। इजराइल में कितना बजा है? 6 बजे सुबह। तो दोनों में समय लगभग एक जैसा है, बहुत करीब है। अभी सुबह का समय है। आमतौर पर सुबह के वक्त हमले धीमे हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले पूछा था, लेकिन आमतौर पर हमले सच में धीमे हो जाते हैं।